नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। UNFCOP ये नाम खबरों में खूब सुनाई देता है, खासकर जब दुनिया भर के नेता मिलते हैं जलवायु परिवर्तन पर बात करने। तो शुरू कहाँ से करें? ये सब शुरू कैसे हुआ? पहला COP कब और कहाँ हुआ था, और उसने आगे का रास्ता कैसे तय किया? देखिए, कहानी शुरू होती है UNFCCC से, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, मतलब एक ढांचा जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए बनाया गया था। अच्छा। और COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इसकी सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था है। इसमें वो सभी देश शामिल हैं जिन्होंने इस समझौते पे दस्तखत किए हैं। पार्टीज मतलब देश, और ये पार्टियां यानी देश लगभग हर साल मिलते हैं? हाँ, आमतौर पर तो हर साल ही, जब तक कि सदस्य देश मिलकर कुछ और तय ना करें। इसका एक स्थायी दफ्तर भी है जर्मनी के बॉन शहर में। ओके। और जैसा आपने पूछा, पहली कॉप बैठक 1995 में बर्लिन, जर्मनी में हुई थी। यहीं से इन सालाना बैठकों का सिलसिला कह सकते हैं चल पड़ा। समझ गया। तो बर्लिन में शुरुआत हुई। अच्छा, स्रोत के मुताबिक 2 साल बाद ही 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुई COP 3 बहुत खास थी। ऐसा क्यों? क्या हुआ था वहाँ? क्योटो प्रोटोकॉल COP 3 में से अपनाया गया था। ये इसलिए एक बड़ा कदम था क्योंकि देखिए, ये पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसने औद्योगिक और विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के कानूनी तौर पर बाध्यकारी लक्ष्य तय किए। कानूनी तौर पर बाध्यकारी, ये वाकई बड़ी बात है। जी हाँ, इसने पहली बार जिम्मेदारी को एक तरह से कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना ही तो काफी नहीं होता होगा। उन्हें लागू कैसे किया जाए, इसके लिए भी तो नियम चाहिए, है ना? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर 2001 में मराकेश, मोरक्को में हुई COP 7 की अहमियत सामने आती है। मराकेश? हाँ, मराकेश। वहाँ क्योटो प्रोटोकॉल को अमल में लाने के लिए कायदे, कानून और प्रक्रियाएं तय की गईं। इन्हें मराकेश समझौते या मराकेश अकॉर्ड्स कहते हैं। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल को जमीन पर उतारने का रास्ता साफ किया, कह सकते हैं। अच्छा, तो क्योटो के नियम मराकेश में बने। स्रोत में अगला जिक्र COP 8 का है, 2002, जो नई दिल्ली, भारत में हुई। यहाँ विकासशील देशों के नजरिए पर ध्यान दिया गया। इसका क्या महत्व था? क्या यहाँ से बहस थोड़ी बदली? हाँ, कह सकते हैं यहाँ से बातचीत थोड़ी और जटिल और दिलचस्प होती है। देखिए, हमेशा से खींचतान रही है। एक तरफ जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक जरूरत, और दूसरी तरफ विकासशील देशों की अपनी आर्थिक तरक्की और गरीबी मिटाने की जरूरत है। हाँ, ये तो है। तो COP 8 नई दिल्ली ने इसी बात पर जोर दिया कि जलवायु कार्रवाई करते हुए विकासशील देशों की खास जरूरतों और उनके विकास के हक का भी ध्यान रखना होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वित्तीय मदद, ये मुद्दे और ज्यादा उभर कर सामने आए। और ये संतुलन साधने की कोशिश ये तो आगे भी चलती रही होगी। स्रोत में डर्बन, दक्षिण अफ्रीका में हुई COP 17 2011 का भी जिक्र है। निश्चित रूप से डर्बन प्लेटफॉर्म इसलिए भी अहम था क्योंकि इसने भविष्य में एक ऐसे कानूनी समझौते की नींव रखी जिसमें सिर्फ विकसित देश ही नहीं बल्कि सभी देश शामिल हों। मतलब एक ज्यादा समावेशी रास्ता। सभी देश? जी हाँ। इसने क्योटो के मॉडल से आगे बढ़ के एक ज्यादा समावेशी रास्ते की तलाश शुरू की, जिसने आगे चलकर पेरिस समझौते की जमीन तैयार की। अच्छा, तो डर्बन ने पेरिस की राह बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल की तो एक समय सीमा थी, है ना? उसके बाद क्या होगा, इस पर भी तो सोचा गया होगा। जी हाँ। स्रोत COP 11 मॉन्ट्रियल 2005 और COP 13 बाली 2007 की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये दोनों बैठकें एक तरह से क्योटो के बाद की दुनिया की तैयारी कर रही थीं। COP 11 मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान आया, जिसने क्योटो के तहत आगे की प्रतिबद्धताओं पर बातचीत शुरू की। फिर COP 13 बाली में बाली रोड मैप सामने आया। इसने 2 समानांतर रास्ते खोले, एक क्योटो के तहत विकसित देशों के लिए और कड़े लक्ष्य तय करना, और दूसरा एक बिल्कुल नया समझौता तैयार करना जिसमें अमेरिका, जो क्योटो में शामिल नहीं था, और भारत, चीन जैसे बड़े विकासशील देश भी पूरी तरह शामिल हों। अच्छा, तो 2 ट्रैक बन गए। हाँ, ये भविष्य की रूपरेखा गढ़ने वाले कदम थे एक तरह से। इन सब समझौतों और योजनाओं के बीच पैसे का मुद्दा, यानी क्लाइमेट फाइनेंस, ये कब और कैसे बड़ा बना? स्रोत COP 15 कोपेनहेगन 2009 और COP 16 कैनकन 2010 का नाम ले रहा है। पैसा, ये तो हमेशा से ही एक अहम और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दा रहा है, लेकिन कोपेनहेगन में ये बिल्कुल केंद्र में आ गया।
कोपेनहेगन 2009। जी, कॉप 15 कोपेनहेगन में विकसित देशों ने एक बड़ा राजनीतिक वादा किया कि वो 2020 तक विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई में मदद के लिए हर साल $100 बिलियन जुटाएंगे। $100 बिलियन हर साल। हाँ, बहुत बड़ी रकम थी। हालांकि उस बैठक में कोई बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया था, मतलब वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। लेकिन ये $100 बिलियन का आंकड़ा एक बड़ा राजनीतिक संकेत था, ये दिखाने के लिए कि विकसित देश मदद करने को तैयार हैं, भले ही उस समय कोई ठोस योजना न बनी हो। तो कोपेनहेगन में वादा हुआ। और कैनकन में क्या हुआ? COP 16। कैनकन में इस वादे को हकीकत बनाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी GCF की स्थापना हुई। GCF, हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, ये फंड आज विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढलने, मतलब अडेप्टेशन, बदलते मौसम के असर से बचाव की तैयारी और उत्सर्जन कम करने यानी मिटिगेशन, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना के लिए पैसा मुहैया कराने का एक मुख्य जरिया है। तो कह सकते हैं कि कैनकन ने कोपेनहेगन के वादे को एक संस्थागत रूप दिया। अच्छा, तो पहले वादा, फिर फंड की स्थापना, और फिर 2015 में आया पेरिस का COP 21। इसे अक्सर एक ऐतिहासिक मोड़ कहा जाता है। ऐसा क्या खास था इसमें जिसने इसे इतना महत्वपूर्ण बना दिया? पेरिस समझौता वाकई में एक मील का पत्थर था। कई वजह हैं इसकी। सबसे बड़ी बात यह थी कि पहली बार दुनिया के लगभग सभी देश, विकसित और विकासशील, एक साझा मकसद पर राजी हुए। और साझा मकसद? हाँ, कि वैश्विक औसत तापमान में बढ़ोतरी को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना है और कोशिश करना है कि ये बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रहे। 1.5 डिग्री, ये लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, महत्वाकांक्षी। तो क्या पेरिस ने ये भी बताया कि इसे हासिल कैसे किया जाएगा? तरीका क्या था? हाँ, यहीं पेरिस का दूसरा बड़ा बदलाव आता है। इसने क्योटो के टॉप डाउन तरीके को छोड़ा, जहां ऊपर से विकसित देशों पर लक्ष्य थोपे गए थे एक तरह से। हाँ। पेरिस ने एक बॉटम अप तरीका अपनाया। इसे कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, यानी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, NDCs। NDCs, ये टर्म भी बहुत सुना है। जी, इसका मतलब है कि ऊपर से कोई लक्ष्य थोपने के बजाय हर देश ने खुद बताया कि वो अपनी क्षमता और परिस्थितियों के हिसाब से उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या कदम उठाएगा। अच्छा, तो हर देश अपनी योजना खुद बताएगा? बिल्कुल। ये लक्ष्य कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन देशों को नियमित रूप से अपनी प्रगति की रिपोर्ट देनी होती है और समय के साथ अपने वादों को और मजबूत करना होता है, मतलब एम्बिशन बढ़ानी होती है। इसने आखिरकार जलवायु परिवर्तन पर एक सामूहिक वैश्विक प्रतिक्रिया का ढांचा तैयार किया। तो पेरिस ने सबको एक मंच पर लाने और NDCs का नया तरीका शुरू करने में कामयाबी हासिल की। अब हाल के वर्षों पर आते हैं। ग्लासगो COP 26 2021, शर्म अल शेख COP 27 2022 और दुबई COP 28 2023। इन हालिया COPs में क्या मुख्य बातें रहीं और यहाँ भारत का क्या रुख रहा? हाँ, यहाँ दिलचस्प ये है कि अब फोकस धीरे धीरे समझौतों से हटकर उन्हें लागू करने और कुछ खास मुद्दों पर गहराता जा रहा है। ग्लासगो COP 26 से शुरू करते हैं। वहाँ क्या हुआ? काफी उम्मीदें थीं उससे। जी, COP 26 ग्लासगो से उम्मीदें बहुत थीं। भारत के नजरिए से देखें तो प्रधानमंत्री ने यहाँ 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा और अपनी पंचामृत रणनीति पेश की। पंचामृत? हाँ जी, जिसमें 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना जैसे 5 बड़े लक्ष्य शामिल थे। वैश्विक स्तर पर कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने, फेज डाउन पर सहमति बनी। फेज डाउन, फेज आउट नहीं। हाँ, इसी पर काफी बहस हुई थी। फेज डाउन पर सहमति बनी, हालांकि फेज आउट यानी एकदम बंद करने की मांग भी थी। मीथेन उत्सर्जन घटाने पर भी एक अहम समझौता हुआ। ठीक है, फिर आया COP 27 मिस्र के शर्म अल शेख में। इसे अक्सर इम्प्लीमेंटेशन COP कहा गया। क्या खास था इसमें? COP 27 की सबसे बड़ी और कह सकते हैं ऐतिहासिक उपलब्धि थी लॉस एंड डैमेज फंड बनाने पर सहमति। लॉस एंड डैमेज, हानि और क्षति। जी हाँ, लॉस एंड डैमेज ये उन गरीब और कमजोर देशों के लिए था जो जलवायु परिवर्तन के उन विनाशकारी प्रभावों को झेल रहे हैं जिनकी भरपाई अब ना तो उत्सर्जन घटाकर हो सकती है, ना ही अनुकूलन यानी एडाप्टेशन से।
जैसे बार बार आने वाली बाढ़, भयंकर सूखा या समुद्र के बढ़ते जलस्तर से डूबते द्वीप। ये विकासशील देशों की दशकों पुरानी मांग थी जिसे आखिरकार मान लिया गया। तो ये एक बड़ी जीत थी विकासशील देशों के लिए। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत लंबी और थोड़ी भावनात्मक बहस का नतीजा था, क्योंकि यह सीधे तौर पर उन देशों की पीड़ा से जुड़ा है जो जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे असर झेल रहे हैं, जबकि उनका योगदान इसमें बहुत कम रहा है। समझ गया। और सबसे ताजा COP28 दुबई पिछले साल, वहां क्या मुख्य बातें निकल कर आई? COP28 दुबई कई वजहों से अहम रहा। एक तो यहाँ पहला ग्लोबल स्टॉक टेक यानी GST पूरा हुआ। ग्लोबल स्टॉक टेक ये क्या है? ये पेरिस समझौते के तहत इस बात का जायजा था कि दुनिया मिलकर अपने लक्ष्यों को पाने में कहां तक पहुंची है, मतलब एक तरह का रिपोर्ट कार्ड। अच्छा, तो क्या निकला रिपोर्ट कार्ड में? नतीजा साफ था, हम अभी भी रास्ते से भटके हुए हैं। पेरिस लक्ष्यों को पाने के लिए जो करना चाहिए उससे काफी पीछे हैं और हमें अपनी कोशिशें बहुत तेज करनी होंगी। तो इस स्टॉक टेक यानी इस जायजे के बाद कुछ ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी? हाँ, इसी GST के जवाब में देशों ने कुछ अहम लक्ष्यों पर सहमति जताई, जैसे 2030 तक दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना। 3 गुना? जी हाँ, और ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार की दर को 2 गुना करना। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल से दूरी बनाने, ट्रांजिशनिंग अवे के लक्ष्य पर भी पहली बार सहमति बनी, हालांकि इसकी भाषा को लेकर काफी खींचतान रही। ट्रांजिशनिंग अवे? हाँ, मतलब धीरे धीरे हटना। हाँ, कह सकते हैं। भारत ने इस COP के दौरान ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च किया, जो पर्यावरण के लिए अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहित करने की एक पहल है। ग्रीन क्रेडिट? ये भारत की पहल थी। जी, और हाँ, शर्म शेख में जिस लॉस एंड डैमेज फंड पर सहमति बनी थी, उसे चालू यानी ऑपरेशनलाइज करने की दिशा में भी प्रगति हुई और कुछ देशों ने शुरुआती फंड देने का वादा भी किया। तो दुबई में ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ, नए लक्ष्य तय हुए, जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने की बात हुई और लॉस एंड डैमेज फंड को चालू करने पर काम हुआ। और स्रोत ये भी बताता है कि अगला COP29 बाकू, अजरबैजान में होना है। जी हाँ, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हर COP पिछले फैसलों पर आगे बढ़ता है, नई चुनौतियों का सामना करता है और अगले कदमों की दिशा तय करता है। तो हमने देखा कि कैसे बर्लिन की पहली बैठक से लेकर क्योटो के बाध्यकारी लक्ष्यों, पेरिस के समावेशी समझौते और फिर ग्लासगो, शर्म शेख और दुबई के हालिया प्रगति तक, इन COP सम्मेलनों ने धीरे धीरे वैश्विक जलवायु नीति और कार्रवाई को शक्ल दी है। ये वाकई एक उलझी हुई लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया है।